नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपनी बहन के गाजियाबाद स्थित घर पहुंचे। 45 मिनट की मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट गए हैं। सीएम योगी के बहनोई राजेंद्र सिंह का निधन हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के आने के बाद वो बीते 4 दिन से गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती थे। 67 साल के राजेंद्र सिंह ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। योगी आदित्यनाथ उस समय मुंबई गए हुए थे। वहां से लौटने के बाद और गाजियाबाद जाकर अपनी बहन से मुलाकात की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के बहनोई के निधन के बाद अपनी बहन के घर पहुंचे सीएम योगी। इस दौरान परिवार को सांत्वना देते हुए, ढांढस बांधते हुए, अपनी बहन का साथ देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो करीब 45 मिनट तक गाजियाबाद के घलौंदा सोसाइटी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन रहती हैं, वहां पर मौजूद रहे। अब खबर रामपुर से है, जहां पर सांसद घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप नंबर पर लश्कर-ए-खालसा ने दी धमकी। सांसद के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आरएसएस, बीजेपी और आर्मी को निशाने बनाने की धमकी दी है। सांसद पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत कराई दर्ज। तो घनश्याम लोधी को ये धमकी मिली है, लश्कर-ए-खालसा ने ये धमकी दी है। तो सांसद ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है। तो सांसद घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी दी गई। तो सांसद के साथ ही सांसद के परिवार को भी मारने की धमकी दी गई। आरएसएस, बीजेपी और आर्मी को निशाने पर लिया गया। सांसद ने पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको। फहीम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, घनश्याम लोधी को ये धमकी भरा पत्र मिला है, व्हाट्सएप पे ये धमकी दी गई है। जी देखिए, इस वक्त जो है रामपुर की सबसे बड़ी खबर है ये। रामपुर के सांसद घनश्याम लोधी को एक धमकी मिली है व्हाट्सएप चैट पे, जिसमें लश्कर-ए-खालसा नाम से एक संगठन अपने आप को बता रहे हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, आरएसएस और भाजपा से निपटने की और आर्मी तक की आलोचना लिखी हुई है। तो जिस तरह से ये सांसद रामपुर घनश्याम लोधी को जान से मारने की धमकी मिली है, उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, इसमें उन्होंने रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला को एक पत्र भेजकर इससे अवगत कराया है, जिसमें पुलिस में भी हड़कंप मच गया है। क्योंकि जिस तरह से सांसद को ये धमकी मिली है और इसमें खास तौर से जो जिक्र आया है लश्कर-ए-खालसा का, उसमें ये बहुत अहम हो चला है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद अभी चुने गए हैं और उसके बाद पहली बार इनके सामने ये धमकी का मामला सामने आया, इससे सांसद भी खुद दहशत में है और उनका परिवार भी दहशत में है। हालांकि सुरक्षा के इंतजामात तो पुलिस की तरफ से कड़े किए गए हैं, लेकिन इस पे गहन जांच चल रही है कि ये आखिर कहां से इस नंबर पे व्हाट्सएप चैट आया और कहां से इस पे, क्योंकि जब इस पे कॉल आ रही थी तो सांसद इस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए थे और उन्होंने उसके बाद में जब अपना व्हाट्सएप चेक किया, इस कॉल को देखा, आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट में कि मिस कॉल हो रही थी, वॉइस कॉल मिस हो रही थी। उसके बाद में जो चैट आई है, चैट से हड़कंप मच गया है और यहाँ खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया है कि कहां से इस मामले की शुरुआत हुई है। इसकी तह तक जाने की प्रयास पुलिस भी कर रही है और इसकी गहन जांच चल रही है। इस वक्त सांसद जो है वो काफी परेशान है इसको लेकर, क्योंकि उनको धमकी मिली है, उनके परिवार के लोगों को धमकी मिली है, उनको जान से मारने के लिए कहा गया है। जी
फहीम, इसके साथ ही साथ क्या जानकारी मिल पाई है इस नंबर के बारे में अभी तक? क्या कुछ अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, एफआईआर तो दर्ज करा ली गई है, लेकिन अभी क्या शुरुआती जांच में कुछ जानकारी मिल पाई है इस नंबर के बारे में? जी देखिए, इस नंबर को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। ट्रेस करने में कहां तक कामयाबी मिली है, ये थोड़ा सा अभी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि ये जांच में ले लिया गया है और इस मामले को आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से इसमें तेजी से जांच शुरू हुई है, इसमें निष्कर्ष बहुत जल्दी निकलने वाला है। और ये किसी की शरारत है या फिर वाकई में कोई आतंकी संगठन है जो सांसद को जान से मारना चाहता है या सांसद के परिवार को जान से मारना चाहता है, ये इसकी तह तक जाना अभी बाकी है। लेकिन पुलिस ने अपना वर्क चालू कर दिया है, जांच शुरू कर दी है और पुलिस बहुत जल्द नतीजे पर पहुंचेगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का कहना है कि इसकी तह तक जाने के बाद इस मामले को फौरन ही निपटाया जाएगा। बहुत जल्दी, यानी कि कल तक इस मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा कि ये मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है और ये कहां से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है। किसी की शरारत है या वाकई में कोई आतंकी संगठन है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आखिर बात देहरादून की करेंगे, जहां जोशी मठ को लेकर सीएम योगी ने ली है बैठक। सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, जोशी मठ में सेक्टर जोनल वॉर योजना बनाए, तत्काल डेंजर जोन को खाली कराया जाए, जोशी मठ में अविलंब आपदा कंट्रोल रूम बनाया जाए, जोशीमठ में आपदा पीड़ितों को मिलेगी मदद, आपदा पीड़ितों को मिलेगी 6,000 तक की मदद, 6 महीने तक प्रति परिवार को 4,000 देने का निर्देश दिया है। तो सीएम धामी ने ये तमाम निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि दहशत में जोशीमठ है इस वक्त, वहां के लोग हैं और इसको लेकर अब सीएम धामी सजग नजर आ रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर, शासन ने लिखा है यूकेएसएससी परीक्षा का बड़ा फैसला। शासन से यूकेएसएससी को 7 परीक्षाओं को मंजूरी मिली है। अब यूकेएसएससी इन परीक्षाओं में ले सकता है फैसला। 7 भर्तियों के लिए मिली है मंजूरी। व्यक्तित्व सहायक भर्ती, पुलिस रैंकर्स भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, वाहन चालक भर्ती, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती, मत्स्य निरीक्षक भर्ती, मुख्य आरक्षी पुलिस, दूरसंचार भर्ती। तो अब यूकेएसएससी की इन परीक्षाओं के लिए फैसला ले सकता है। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले ही सदन में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर आपत्ति जताई। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया। दरअसल दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज यानी कि 6 जनवरी को होना था। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले उपराज्यपाल वी सक्सेना ने बीजेपी नेता सत्या शर्मा को सदन का प्रोटेम स्पीकर बनाया। उपराज्यपाल के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और फिर देखते ही देखते इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान शुरू हो गई। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। बीते साल दिसंबर में हुए एमसीडी चुनाव में हारने के बावजूद बीजेपी ने दावा किया कि मेयर पद पर उसका ही कब्जा होगा। आम आदमी पार्टी ने एलजी वी सक्सेना पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोटेम स्पीकर को नामांकित करने का आरोप भी लगाया। मेयर चुनाव से पहले एमसीडी में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ।
आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जमकर झड़प हुई। नारेबाजी और धक्का मुक्की से लेकर बात हाथापाई तक पहुंच गई। शपथ लेने के बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले एलजी की ओर से मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने की बात कही तो अचानक माहौल ही बिगड़ गया। भारी हंगामे के बीच कार्यवाही को करीब 1 घंटे के लिए स्थगित भी करना पड़ा। एक सदस्य ने शपथ ली ही थी कि आप सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पार्षद पीठासीन अधिकारी के पास पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। जवाब में बीजेपी के पार्षदों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षद बेंचों पर खड़े हो गए, धक्का मुक्की करने लगे। गौरतलब है कि एलजी ने 10 पार्षदों को मनोनीत किया। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की, प्रक्रिया को गैर संवैधानिक करार दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी को खत लिखा और नाराजगी जाहिर की। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी बेईमानी करके एमसीडी पर कब्जा करना चाहती है। पूरी दिल्ली बीजेपी एलजी की गुंडागर्दी देख रही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट और रिपोर्टर यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बात आप खुल के दिल्ली वालों को बताएं कि नॉमिनेटेड काउंसलर कभी भी सदन के अंदर वोट नहीं डालते। मेयर के इलेक्शन हो, डिप्टी मेयर के इलेक्शन हो या हाउस से जाने वाले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हों, इसके अंदर नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट वर्जित हैं, प्रतिबंधित हैं। ये नहीं हो सकता। अब बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे कब्जा करना चाहती है। हम ये बेईमानी नहीं होने देंगे। एक महोदय मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या आप डर गए? मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अजीब बात है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए, वो 11 और ले आए। कह रहे नहीं हमारे तो 22 आएंगे। और कमेंटेटर कहे क्यों जी, क्या इंडिया डर गया? हम कह रहे भाई ये क्या बात हुई? जो नियम होगा वो नियम से ही तो चलेगा। ये तो फिर 11 और आउट हो जाएंगे, कहेंगे 11 और आ गए, हम हमारे 33 लड़ेंगे। फिर वो कहेंगे क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान से? तो बेईमानी से तो हर आदमी डरता है, कौन नहीं डरेगा बेईमान से और बेईमानियों से? तो ये बात डरने की नहीं है, ये बात उसूलों की है। इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उपराज्यपाल महोदय बेईमानी पे उतर आए हैं, पूरी दिल्ली इनकी बेईमानी देख रही है। और जो गुंडागर्दी की है, जो जानलेवा हमला हमारे भाई प्रवीण पे किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हम कांग्रेस नहीं है, ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना जानती है और इनके ही भाषा में इनका जवाब देना जानती है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि एमसीडी में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे भाजपा वालों। चुनाव टाले, पीठासीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुक्ति की और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए? बता दें कि आपके नेता सदन मुकेश गोयल ने मनोनीत पार्षदों के शपथ लेने का मुद्दा उठाया था। मुकेश गोयल ने कहा कि 25 साल से इस सदन में कभी मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले नहीं हुई। हालांकि इस दौरान बीजेपी के मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और आप कैंडिडेट शैली ओबरॉय के मूक दर्शक बनकर हंगामा देखती रही। दिल्ली महापौर और उप महापौर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जुबानी जंग जारी है। दोनों दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वोट नहीं मिला, नॉमिनेटेड पार्षद है, उनको कैसे वोट देने का पहले वो शपथ दिलाई जा रही है। शपथ जो चुनकर आए लोग हैं उनकी शपथ कराइए। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी से भी जो चुन के आए उनकी शपथ पहले कराइए, चुने हुए का पहले कराइए। जो परंपरा रही है उसको पालन कीजिए। सर बीजेपी का कहना है कि जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने तमाम जो आप सारे रूल्स उठा के देख लीजिए। ये जितने भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनको डीएमसी एक्ट के खिलाफ जाकर वोटिंग राइट देना चाहते हैं मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में, जो नियम के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, डीएमसी एक्ट के विरुद्ध है। आपको मैं बताऊं कि ये हंगामा बीजेपी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने किया। सदन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको वो कहते हम सदन के प्रक्रिया को नहीं मानेंगे।
हम अपनी प्रक्रिया चलाएंगे। अरे भाई, सदन किसी पार्टी के चाहने से थोड़ी चलती है। जब मेयर बन जाएगा उसके बाद मेयर चलाएगा, उसके पहले सदन आयुक्त चलाएंगे। आयुक्त ने कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के तहत जो व्यवस्था दिया है उसका विरोध करते हुए इन लोगों ने मारपीट करने की कोशिश की है, पोडियम तोड़ने की कोशिश की आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और इन लोगों की नैतिक हार दिख रही है और इनको कानूनी रूप से भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गुंडों और लफंगों की कौन सी पार्टी है और पढ़े लिखे लोगों की कौन सी पार्टी है? आप देखिए, आप अंदर ही देख लीजिए, आप हमारे पार्षदों को देख लीजिए और उनके पार्षदों को देख लीजिए। आप हमारे पार्षदों की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उनकी डिग्रियां देख लीजिए, और आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की डिग्रियां देखिए। हाउस शुरू भी नहीं हुआ, हमारे पार्षद जो पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, प्रवीण कुमार, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके हाथ से इतना खून निकल रहा है। ये तो तब हाउस शुरू भी नहीं हुआ था। क्या ये फाइट अदालत तक जाएगी आतिशी? जानी ही पड़ेगी। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से एमसीडी को चलाया जा रहा है। गैर कानूनी रूप से पीठाधीशीन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। गैर कानूनी रूप से नॉमिनेटेड पार्षदों को नियुक्त किया जाता है। गैर कानूनी रूप से नॉमिनेटेड पार्षदों को पहले शपथ दिलाई जाती है। तो जब सब कुछ कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हो रहा है, तो हाउस कैसे चल सकता है? देखिए, ये एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं। इन्होंने एनार्की फैलाने के अलावा इनको कोई काम धाम आता नहीं है, और नियम कानून का उल्लंघन करना इनकी तकदीर में है। और आप समझिए इस बात को कि लगातार जिस प्रकार से इन्होंने हरकतें की हैं वो भी सबके सामने है। माइक तोड़ना, मारपीट करना, एक आध के हाथ से खून निकला हुआ मैं अभी देख के आई हूँ, हल्ला करना, और अंदर इनके 10-12 जो भी विधायक बैठे हैं उन्होंने, उनके इशारे पे ये सब काम हुआ। आप उसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिपिंग भी देख सकते हैं। बहराइच में एक दिवसीय इन्वेस्टर और निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1750.96 करोड़ के 69 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। शिखर सम्मेलन में अब तक प्राप्त होने वाले प्रस्तावकों को डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की प्रेरणा से सभी व्यापारी बंधुओं के प्रयास से बहराइच में एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में 1750.96 करोड़ रुपए के 69 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से जिले के 9386 लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और सभी उद्यमियों के सामूहिक प्रयास से आज ये जनपद बहराइच जो आकांक्षात्मक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया था। और मुझे आशा नहीं थी कि इतना कामयाब ये कार्यशाला रहेगी, समिट रहेगी। और यहाँ पर जो कार्यशाला आयोजित हुई है, जो एमओयू हुए हैं, उनके धरातल पर लाने के लिए हम जो भी नियम कानून के अंतर्गत सहयोग होगा वो प्रदान करेंगे। दिल्ली के कंझावला हादसे को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि इसी तरह का हरदोई से भी एक हादसा सामने आया है, जहां कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्र को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें छात्र कार के पिछले हिस्से में फंस गया और कार उसे करीब 1.5 किलोमीटर घसीटते हुए चलती रही। आपको बता दें कि यह हादसा सोल्जर बॉर्डर चौराहे का है। तो वहीं हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर कोतवाल संजय पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार चालक को हिरासत में लिया। तभी सोल्जर बॉर्डर चौराहा पे गाड़ी वाले आया, उसमें मतलब हम लोगों की साइकिल थी और एकदम स्लिप हो गए। हम अलग साइकिल से थे, मेरा दोस्त अलग साइकिल से था, स्लिप हो गया, पैर फंस गया और वो तब तक की जान खुल गई। वहाँ से घसीटता हुआ गाड़ी ले गया और फिसलते। अभियोग दर्ज किया गया है धारा 308 में। इसको गंभीरता से देखा गया है और जो ड्राइवर था गाड़ी का उसको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी पीड़ित की हालत ठीक है। ग्रेटर नोएडा की अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट में 31 दिसंबर की रात सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हुई बीटेक की स्टूडेंट स्वीटी कुमारी को नोएडा पुलिस ने 10 लाख रुपए की मदद दी है। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के व्यक्तिगत रूप से छात्रा को 1 लाख रुपए की मदद की, ताकि उसे इलाज में मदद मिल सके। डीसीपी सेंट्रल राम बदन सिंह ने स्वीटी कुमारी की पिता शिवानंद प्रसाद को 11 लाख रुपए के दोनों चेक सौंपे हैं।
सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड के कंचनपुर गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल की अध्यक्षता जिलाधिकारी संजीव रंजन ने की। मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र शामिल हुए। प्राथमिक विद्यालय कंचनपुर में ग्राम चौपाल लगातार जनता की समस्याओं को मंडलायुक्त ने सुना। साथ ही साथ जिम्मेदारों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं मंडलायुक्त ने कहा कि लोगों ने अपनी छोटी छोटी समस्याएं बताई हैं। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शासन की मंशा के अनुसार जो भी पात्र व्यक्ति है उसे सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बुलंदशहर जिले के बुगरासी चौकी इलाके के पास किसान ने अपने तीनों भाइयों पर धोखाधड़ी और फर्जी हस्ताक्षर कर ट्यूबवेल का कनेक्शन ट्रांसफर कराने के साथ शिफ्ट करने का आरोप लगाया है। बुगरासी के रहने वाले जमीर आजम ने पुलिस को तहरीर दी है। गोंडा जिले के कोतवाली देहात के फिरोजपुर शहर में दबंग रिश्तेदारों से एक परिवार परेशान। पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। परिवार ने मकान बिकाऊ है का पोस्टर भी लगाया। साथ ही पोस्टर में सीएम योगी से मदद के लिए गुहार भी लगाई है। परिवार की विधवा महिला रिश्तेदारों से परेशान है और बच्चों संग घर छोड़ने का मन बनाया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।